जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्र आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व पेपर कंप्लीट करेंगे। कुल मिलाकर कितने सेट हैं तो 125 सेट दिए गए हैं। हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे एक एक करके, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2019 से लेकर के आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 तक के सारे सवालों का संकलन अच्छे से दिया गया है। खास बात यह है मित्र कि इसमें जो भी आंसर दिए गए हैं ये आंसर की द्वारा प्रमाणित हैं, यानी कहा जाए जो आरआरबी द्वारा प्रमाणित हैं, जो आयोग द्वारा आंसर बताए गए हैं वही आंसर इस बुक में लिखा गया है। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें इस क्लास में हम केवल जी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, मैथ और रीजनिंग को हम नहीं कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें मोबाइल में समझाना मैथ रीजनिंग नहीं अच्छे से समझ आता है, तो सर के द्वारा इसे समझाया जाएगा। बाकी जितना जीके के पोर्शन दिए गए हैं हम एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। और सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में, यानी जब तक कहा जाए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा सेट लिखा गया है। रेलवे स्नातक एवं गैर स्नातक स्तरीय परीक्षा 2019 से लेकर के और 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन जो हम आपके सामने रखते हैं, देखिए मित्र हम जीके क्वेश्चन को आप रखेंगे तो आप क्वेश्चन के नंबर को मत देखिएगा, क्वेश्चन के नंबर को मत देखिएगा, आप क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है मित्र, क्या पूछा जा रहा है यह आपको बताना है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टरों का हिस्सा नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रही हैं सिक्किम, बिल्कुल सही बता रही हूँ। सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्रदर की श्रेणी में आता है, यानी इन्हें ब्रदर की संज्ञा दी जाती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा मित्र, एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो इनमें से क्वेश्चन आना तय रहेगा। क्या एक्सप्लेनेशन लिखा गया इसको पढ़िएगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। इनमें प्रथम 7 राज्य यानी किस कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये तीनों जो हैं, ये सातों जो हैं मित्र, ये प्रथम 7 जो हैं लिखा गया है ये 7 सिस्टर कहलाती हैं। और बाकी 7वां जो है, ये 8वां जो है ये सिक्किम है, इन्हें ब्रदर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। यानी ब्रदर स्टेट किसे कहा जाता है तो सिक्किम को कहा जाता है। बाकी ये सातों जो लिखी गई हैं ये 7 सिस्टर कहलाती हैं। इस प्रकार 7 बहनें यानी 7 सिस्टर और एक भाई यानी 1 ब्रदर मिलकर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का गठन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये राज्य भौगोलिक रूप से एक दूसरे से संबंध है और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका आंसर आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल इकाई का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, क्योंकि मित्र जो है एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आयाम होती। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो ये मोल होता है, एक मोल में 6.0
0.221407/10⁻³ मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि टेस्ला जो है ये किसका मात्रक है, तो याद रखना टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जूल जो है ये कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा। लक्ष्य जो है ये प्रदीप्ति का मात्रक हो जाएगा। देखिए मित्र, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। कहा जाए बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे तैयार हो जाएंगे। ये तो रीजनिंग है, सभी को पता है कि लेखक जो है ये कलम से कार्य करता है, तो दर्जी जो है किससे करेगा, सुई से। जाहिर सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि बीच बीच में मैथ और रीजनिंग जो है मिक्स किया गया है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी कि बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ये भी पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। लिखा गया है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इसका निर्माण 2001-2 में शुरू हुआ था। वर्ष 2013 में यह परिचालन में आया। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। इसे रूस के सहयोग से स्थापित कराया गया था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है किस देश किस कहा जाए सहयोग से स्थापित कराया गया था, तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। कुंडनकुलम आयतित यानी दबानुकूलित जल रिएक्टर यानी PWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र है। भारत में मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दबाव वाले भारी जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की, यह आपको बताना है। याद रखना 2013 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा मित्र, क्या लिखा गया है। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर्स मिशन की शुरुआत जो है ये 2013 में की थी। मार्स ऑर्बिटर्स मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह पर परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगलयान लॉन्च करने वाला भारत जो है ये चौथा देश बन गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी थी जिसे आपने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट कहा जाए रॉकेट सिस्टम है, यह आपको बताना है। तो जो भी बहन हमारे बता रहे हैं पिनाका, बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा आप भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा गया है। पिनाका भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम के वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। फिर लिखा गया है धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को नौसैनिक संस्करण है जो 500 किलोग्राम तक आयुध ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
देखिए मित्र, क्वेश्चन की संख्या पर आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बीच बीच में मैथ और रीजनिंग दिए गए हैं, तो हम जीके वाले पोर्शन को केवल कंप्लीट कर रहे हैं। लिखा गया उबंटू क्या है। अब आपसे पूछ रहा है उबंटू क्या है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, उबंटू के बारे में कुछ पढ़िएगा, अच्छे से लिखा गया है। उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया था। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिन्हें जीएनयू जर्नल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त है। यह उपयोगकर्ता को प्रोग्राम करने के लिए स्वयं के संस्करण को कॉपी करने, बदलने, विकसित करने और परिवर्तित करने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना, सबरीमाला मंदिर जो है मित्र ये कहाँ हो जाएगा, केरल में। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी देखिएगा। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के मतिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश निषेध है। ध्यातव्य है, यानी कहा जाए जहां तक कि याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बुलंद दरवाजा, बिल्कुल सही बता रहे हो। बुलंद दरवाजा जो है ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पढ़िएगा। क्या लिखा गया, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली के में स्थित कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जो नई दिल्ली में स्थित है, तथा हुमायूं का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। इसका निर्माण बेगम के आदेश पर वर्ष 1565 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिलहाल उस समय के लिए करंट अफेयर था लेकिन अब आपके लिए जीके बन चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किन्हें दिया गया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए अच्युतन नंबूतेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे थे। यहाँ लिखा गया है मित्र, इसे भी पढ़िएगा। वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अच्युतन नंबूदरी को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा भी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। दांडी जो है ये गुजरात के किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवसारी। बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे देखिएगा। दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक के प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रीजनिंग से दिया गया है, इसके स्किप करते हैं।
चलिए, इधर मैथ ही शायद दिया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन इधर होगा। चलिए, इसे बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल का पूर्ण रूप आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, पहले ऑप्शन हम आपको दिखा। यूआरएल का पूर्ण रूप बताना है, यानी यूआरएल का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, यह आपको बताना है। याद रखना, ये कथन जो है ये बाल गंगाधर तिलक का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो जो बता रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले एक एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। विदित है यानी ज्ञात है कि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर आ चुका है, फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 को दो बैंकों का विलय जो है ये बड़ौदा बैंक में कर दिया गया, उन दो बैंकों का नाम जो है ये क्या है, तो विजया बैंक है और देना बैंक। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। वर्तमान में संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन या काई कहा जाए। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही लिखा गया। देखिएगा, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा गया है लाइकेन के बारे में। लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध जो है ये पत्थर सहजीवी जैसे होता है। कवक जल खनिज लवण विटामिन और शैवाल को प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान करता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 31 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर को ध्यान मत दीजिएगा मित्र, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग जो है ये मिक्स दिया गया है। हम जीके क्वेश्चन को कर रहे हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिमला में। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़िएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कुछ
प्रमुख अनुसंधान और संस्थान दिए गए हैं, उनके सामने उनकी स्थितियां दी गई हैं। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये राजमुंदरी में स्थित है। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान ये रांची में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, बिम्स्टेक का सदस्य जो है ये भारत भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन मालदीव जो है ये बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छा ही लिखा गया है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1997 में बेकांग घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल है तथा शेष 2 यानी 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ये संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य वेग से भातकार करता है तथा इन देशों को सुदृढ़ आपसी संबंध प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ये कौन थे, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं ये आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे पढ़िएगा। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की। 1869 में महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रनाडे को जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थलरुद्ध हैं। दक्षिण अमेरिका के कौन से देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, दक्षिण अमेरिका के देश कौन से हैं जो कि स्थलरुद्ध हों, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं पैराग्वे और बोलिविया, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइएगा। फिलहाल 2020 में एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसके हिसाब से ये करंट अफेयर था। पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था। यानी विश्व पर्यावरण 2020 के थीम का क्या नाम था, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि जैव विविधता, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में की थी। 5 जून 1976 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जो कहा जाए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम जैव विविधता थी। वर्ष 2020 के इस थीम की मेजबानी कोलंबिया को सौंपी गई थी। वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण की थीम जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली कर दी गई। पाकिस्तान वर्ष 2021 के लिए वैश्विक मेजबानी करेगा। ये जो है ये पहले करंट अफेयर था, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाती है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रोग विषाणु से होता है। विषाणु के द्वारा कौन सा होता है यह आपको बताना है, यानी वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाए। ऑप्शन आपके सामने है।
तो जो भी मित्र बता रही हैं छोटी चेचक जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिएगा वायरस या कहा जाए विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी जो है ये एड्स है, डेंगू ज्वर है, पोलियो है, चेचक है, खसरा है, रेबीज है, चिकन पॉक्स है, हर्पीज है, गलसोत है। और बात करें जीवाणु द्वारा होने वाला रोग तो यहाँ लिखा गया है टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग, टिपिथीरिया आदि। फफूंद से होने वाले दमा, एथलीट, फूड, गंजापन, खांज, ये सब जो है ये फफूंद द्वारा होते हैं मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है, यह आपको बताना है। सबसे लंबी की बात करेगा तो याद रखना है गुजरात इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा जो है ये भारत में सबसे लंबी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों पर स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई जो है गुजरात की है। गुजरात की कितनी है तो 1214.70 किलोमीटर। महाराष्ट्र की कितनी है तो 652.60 किलोमीटर। और केरला की कितनी है तो 569.70 किलोमीटर। उड़ीसा की कितनी है तो 476.70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछा जा रहा है बताइएगा। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस केंद्र सरकार के सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अनधिकृत किया। इस अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ये अधिनियम जो है मित्र ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया। किस अनुच्छेद के तहत, याद रखना 253 अनुच्छेद के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब लागू हुआ 1986 में। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती। किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती यह आपको बताना है। तो सभी को पता है कि निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती, बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था कहा जाए तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि की अत्यधिक धीमी होती है, द्रवों में अति गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि कहा जाए निर्वात में गमन नहीं कर सकती। वायु में ध्वनि की चाल जो है ये कितनी होती है, याद रखना वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, बताइए मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना जो जिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सकरी द्रोणी व निचली भाग जिससे होकर स्थल भाग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। अब यहाँ दर्रा लिखा गया है और किस राज्य में है और किसे जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। इसे देखिएगा, जो जिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में
में है ये किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बाड़ा लच्चा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये लेह को मांडी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है मित्र ये सिक्किम में है और ये किसे जोड़ता है, तो याद रखना सिक्किम और दक्षिण तिब्बती की चुंबी घाटी को जोड़ता है। जेलेपा दर्रा जो है जलेपल जल्ला जो है मित्र ये सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मित्र, क्वेश्चन की संख्या पर आप फोकस मत करिएगा, क्वेश्चन की संख्या पर फोकस मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं मैथ और रीजनिंग मिक्स कर दी गई है। हम जीके के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो जहां जहां जीके के क्वेश्चन दिए गए हैं हम जीके के क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। मैथ और रीजनिंग को स्किप कर रहे हैं, ये सर के द्वारा कराया जाएगा। पूछ रहा है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरिकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, जी हाँ, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम की खेती से है, रेशम पालने से होता है सेरीकल्चर मतलब रेशम की खेती से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिया है, देख लीजिएगा। सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन का अध्ययन कराता है। पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन कराता है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन कराता है। एवीकल्चर जो ये पक्षी पालन का अध्ययन कराता है। मित्र आगे बढ़ने से हम पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाड़ी बुक आपके लिए आ चुकी है, जो आपकी परीक्षा को रामबाण सिद्ध करने वाली, यानी कहा जाए आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने वाली है। इसमें जीके, विज्ञान और गणित का पूरा सिलेबस अच्छे ढंग से समझाया गया है। ये ई बुक अभी मात्र 39 रुपये में मिल रही है 60% डिस्काउंट के साथ। फिलहाल इसका दाम जो है ये 99 है, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ, ये मात्र 39 रुपये में अभी मिल रही है। तो इस रामबाड़ी बुक को लेना चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर लेना और इस रामबाड़ी बुक को ले लेना, जिसमें जीके, साइंस और मैथ का अच्छा खासा टॉपिक दिया गया है, पूरे को अच्छे ढंग से समझाया गया है। लेना चाहते हो मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क जरूर करना और इसका डेमो पेज भी देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। यहाँ देख चुके हैं आप कि सेरीकल्चर का संबंध, पीसी कल्चर का संबंध, एपी कल्चर का संबंध और एवी कल्चर का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है। सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त और औसत मान क्या होता है, यह आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माध्य बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछ रहा है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये चली थी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, इसे भी पढ़िएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस T18 एक भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वर्ष 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चली। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। विश्व कला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 2 ही ऑप्शन में बताइएगा, इसी 2 ऑप्शन में आंसर है। विश्व कला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जो भी मित्र बता रहे हैं उड़ीसा बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा गया है, चित्रकला की पटचित्र शैली ओडिशा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय रूपों में से एक है। पटचित्र का नाम संस्कृत शब्द पट कैनवास कपड़ा यानी कहा जाए और चित्र यानी चित्रण करना से लिया गया है। पटचित्र कैनवास पर
की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों और सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में जगन्नाथ मंदिर का चित्र, कृष्ण लीला का चित्र, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्र प्रमुख है। ध्यातव्य है कि पटचित्र शैली को भौगोलिक संकेत भी कहा जाए, जीआई टैग भी जो है ये प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ये जो है काफी ज्यादा इजी भी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे युवा थे। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये निर्विरोध भी चुने गए थे। याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। नीलम संजीव रेड्डी के कहा जाए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, यानी निर्विरोध इनका चुनाव हुआ था। 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। 64 वर्ष की आयु में इन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, जो कि सबसे युवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर बताना। लिखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 तो सभी मित्रों को पता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेंग, दी हेंग में इंटरनेशनल जस्टिस का हेडक्वार्टर है। कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है अमेरिका के जुआन डोनांग हैं। कौन है? जुआन डोनांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, क्वेश्चन नंबर 66 है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखना ये एशिया महाद्वीप में है। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक विशिष्ट छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान स्टेपी, पश्चिम में कहा जाए तकलामकान रेगिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में हैक्सी कॉरिडोर स्थित है। यह संसार का 5वां सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इजी भी है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक जो है इसके रचयिता का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। जो भी मित्र बता रहे हैं कि राजतरंगिणी जो है किसके द्वारा रचित है? कल्हड़ द्वारा रचित है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत की शैली पर आधारित है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। इसके प्रथम 3 तरंग में राजवंशों की सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, लेकिन कब हुआ था? याद रखना 1526 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 में हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और मुगल बादशाह अकबर के पानीपत के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली का वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्षों का अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगल के पास ही रही थी। ध्यातव्य है, यानी जहां तक की ज्ञात है कि पानीपत का प्रथम एवं तृतीय युद्ध 1526 और प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था और तृतीय युद्ध जो है ये 1761 में हुआ था। क्रमशः बाबर और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे।
यानी पहले वाले में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और तीसरे वादे में यानी पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इसमें कहा जाए अहमद शाह अब्दाली जो है ये विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान की बात की जा रही है ना कि भार की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि 60 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र एक समान होती है, जबकि किसी भी वस्तु का भार जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी पर निर्भर होता है। अतः 60 केजी के व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर समान रहेगा, जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का 1/60 होने के कारण पृथ्वी का 60 केजी का व्यक्ति चंद्रमा 60 केजी व्यक्ति का भार चंद्रमा पर व्यक्ति के भार का 1/60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की सुरक्षा परिषद जो है ये कैसी है, अस्थायी है। कैसी है मित्र, अस्थायी है। नेक्स्ट है आपके सामने, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। अधिकतम संख्या पूछ रहा है लोकसभा के सदस्यों की। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 552। 552 जो ये लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा लोकसभा जनता की सभा है। लोकसभा जो है कैसी सभा है, जनता की सभा है, तथा इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति अंगल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं, यानी कहा जाए 530 + 20 + 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या इस समय कितनी है, तो 545 है। क्वेश्चन नंबर 77 आ चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। याद रखना अधिकतम संख्या पूछेगा तो 552 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे 552 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि लोकसभा जनता की सभा है। लोकसभा जो है एक ऐसी सभा है, जनता की सभा है, तथा इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से तथा अधिकतम 2 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति अंगल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। यानी कहा जाए तो 530, 20 और 2 ये कितने हो सकते हैं, अधिकतम 552 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो याद रखना वर्तमान में 545 सदस्य हैं। यानी कहा जाए तो राइट आंसर इसमें 552 अधिकतम बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना जो है किस सिख गुरु ने की थी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह ने, कहा जाए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो है ये गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था 600 कहा जाए 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन नहीं है, हम 2 सी और डी ऑप्शन आपको दिखाते हैं। इनमें बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जाए
क्या क्वेश्चन था? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता या संरक्षक कहा जाए द्वारा बालिका के नाम से उसे जन्म लेने से 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाता खोला जा सके। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये वार्षिक तथा अधिकतम कहा जाए 1.5 लाख रुपए वार्षिक जमा किया जाता है। कन्या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे ब्याज सहित पूरा राशि जो है ये वापस दे दी जाएगी, चाहे आप 250 रुपये प्रतिवर्ष जमा करते हैं तो भी, और चाहे आप 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा करते हैं तो भी 21 वर्ष पूरा हो जाने के बाद पूरा पैसा जो है ये ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। कहा जाए समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सभी को पता है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लिखा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित, समन्वित करता है। डेटा को कहा जाए डेटा को आदेशानुसार या निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी कौन करता है? सीपीयू करता है। तो मित्र, इस सेट में जितने भी जीके के क्वेश्चन दिए गए थे मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। जीके के पोर्शन को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपका बचता है मैथ और रीजनिंग, ये सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। हमारा दूसरा सेट होगा 2019 का। ये सेट जो है ये कौन था, इसे देखिएगा, हम आपको सेट दिखा रहे हैं। सभी को हम एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। कुल सेट जो है 125 सेट दिया गया है। हम एक भी सेट स्किप नहीं करने वाले हैं। इससे बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा मित्र। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, लेकिन एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आना ही आना तय होता है। उसके बारे में पूरी जानकारी एक्सप्लेनेशन में दी होती है। ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व कराई हूँ ये 2020 का है। कहा जाए 28 तारीख 12वां महीना 2020 का पेपर है। जो जीके का पोर्शन था इसे पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। मित्र, जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारा दूसरा जो होगा ये कौन सा होगा? रेलवे स्नातक एवं गैर स्नातकीय परीक्षा, यानी कहा जाए 2019 में व्याकरण ये का पेपर जो है 2021 में हुआ था, इसे हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे।